COP29 अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू में COP29 स्टार्ट हो गया है और भारत इस पे अपना जो पक्ष रख रहा है वो जलवायु वित्त के मुद्दे पर इसको केंद्रित करना चाह रहा है। मैं अंकित कुमार द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इजी पेपर। आइए आज की इस चर्चा में हम बात करते हैं COP29 के बारे में, जो कि अजरबैजान होस्ट कर रहा है सर। और यहां पर जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कई सारे मुद्दों को केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें जो सबसे खास मुद्दा है वो जलवायु का मुद्दा है। और ये जलवायु का मुद्दा अभी हाल ही में इसलिए और खास हो गया क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार दोबारा बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप जलवायु के मुद्दे पर बहुत ही संशयपूर्ण विचार रखते हैं और संशयपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, जिसके कारण अब बहुत सारे मुद्दों पर COP29 में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जरा COP29 की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं जो कि अजरबैजान में स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर देखिए, बीबीसी न्यूज ने कुछ अपनी तस्वीरों को पब्लिश किया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि अजरबैजान बाकू, ठीक है, जहां पर यह होस्ट हो रहा है, जहां पर इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और यहां पर हम न्यू क्लाइमेट चेंज फंडिंग गोल के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2026 के बाद भारत बाकी जो विकासशील देश हैं उनसे यह डिमांड कर रहा है, ठीक है, कि उनको काफी अच्छी फंडिंग दी जाए, जिससे वो भी अपने क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर पाए और इसमें योगदान बढ़ाना होगा विकसित देशों को। तो आइए जरा, अब ये देखिए, यहां पर ये एंट्रेंस है आपका और इस तरह की कुछ बेहतरीन सी तस्वीरें पब्लिश की गई हैं। यहां पर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि COP29 का है। make sure that the venue operations is going smoothly. So Azerbaijan here is a host country, and we are honored that we have been elected as the first COP host country of our region. So that's a big thing, and we have made sure that we are a good bridge. Honor is finance. This is finance because the transition. तो यहां पर आपने ये जो तस्वीरें देखी, ये वैश्विक रूप से बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर हम COP29 के कुछ प्रीवियस चीजों पर बात करें, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब हम COP29 की बात करते हैं तो COP29 का जो स्टार्टिंग फेज रहा है, COP29 का जो जन्म हुआ है बेटा, ये जन्म आपको देखने को मिलेगा 1995 में। 1995 में हम देखते हैं COP का जो जन्म होता है। उसके बाद पहला COP का जो मीटिंग होता है COP01, इसकी मीटिंग कराई जाती है जर्मनी में, ठीक है। हाल ही में 29 से पहले जो COP28 हुआ था, उसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हुई थी दुबई में। COP29 की लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है, ये हुई है, ये हो रही है अभी अजरबैजान के बाकू में। और आगे आने वाला जो COP30 होगा वो कहां पर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो COP30 होगा ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। आपको मैं बता दूं कि जब COP15 जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि COP15 जो है ये पेरिस में किया गया था और यहां पर कई समझौते हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिसके माध्यम से हम इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। COP29 की बैठक जो है वो अजरबैजान के बाकू शहर में आरंभ हो चुकी है, जो जलवायु वित्त के मुद्दे पर केंद्रित है। और इस बैठक में अमेरिका के योगदान का विशेष महत्व है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ने जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ये जो जलवायु के जितने भी मुद्दे थे या जलवायु से जुड़ी जितनी भी मीटिंग्स थी, उससे क्या कर लिया था, बाहर कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर दोबारा सरकार बन गई है किसकी? अमेरिका में दोबारा जो सरकार बन गई है वो हमारे डोनाल्ड ट्रंप की बन गई है, और इसीलिए ये मीटिंग और थोड़ा सा फोकस्ड होने वाली है कि हम अमेरिका को किस तरह से डील करने वाले हैं। यहां पर COP29 के कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यहां पर जो सबसे ज्यादा फोकस वाली बात है वो जलवायु वित्त की बात है।
जलवायु वित्त से क्या मतलब है सर? यहां पर जो सबसे बड़ी बात की जा रही है वो पैसे की बात की जा रही है, फाइनेंस की बात की जा रही है, फाइनेंस की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर अगर जो भी देश अभी विकासशील स्थिति में है और कुछ देश ऐसे हैं जो उससे भी नीचे हैं, अगर हम इन देशों से ये आशा करते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करेंगे, तो हमें इनको कहीं ना कहीं एक अच्छी फंडिंग प्रोवाइड करानी होगी, एक अच्छी फंडिंग प्रोवाइड करानी होगी। और इसी फंडिंग को लेकर के भारत का जो रवैया है, भारत का जो दृष्टिकोण है, वो इसी को लेकर के चल रहा है। भारत इन्हीं मुद्दों पर इसमें जाने वाला है। एक क्वेश्चन आपसे आता है कि कॉप का मतलब क्या होता है सर? तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या मतलब होता है सर? कॉप का मतलब होता है बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका मतलब लिख लो, द मीनिंग ऑफ कॉप दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ठीक है। इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत 1992 में रियो सम्मेलन में की गई थी, रियो सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, और इसी रियो सम्मेलन में हमने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के लिए एक संगठन बनाया था। 1995 से यह कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया कि इसकी पहली बैठक हम लोगों ने जर्मनी में की थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बैठक मैंने आपको बताया था कि कॉप की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी वो कॉप 15 थी। क्यों? क्योंकि कॉप 15 में हमने जब पेरिस में इस बैठक को आयोजित किया तो वहां पर हमने इस बात का आकलन किया कि भाई साहब हमारे यहां जो जलवायु है, ठीक है, जो वैश्विक तापमान है, वैश्विक तापमान में हमें क्या करना चाहिए? वैश्विक तापमान को हमें सर 1.5 डिग्री तक, ठीक है, 1.5 डिग्री तक, 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है? इसको हमें लेकर के आना है ताकि यहां पर हम इसको बेहतरीन तरीके से चला पाए। तो 1.5 डिग्री का यहां पर हमने जो टारगेट लिया था वो 15 कॉप में ही किया था, जो कि पेरिस में किया गया था। यहां पर हमने बात की थी कि जो पेरिस सम्मेलन में जो जलवायु परिवर्तन हुआ था बेटा, जो जलवायु परिवर्तन पर हमने समझौता देखा था, वहां पर हमने यह निर्धारित किया कि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखा जाए या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया जाए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य फोकस है वो तो हम फाइनेंस पे कर रहे हैं, लेकिन इस फाइनेंस को, इस पैसे को लेने का मकसद क्या है? ठीक है, अगर हम विशेष महत्व की बात करें तो इसमें अमेरिका का योगदान हम देखना चाह रहे हैं। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के जो जलवायु परिवर्तन पर संशयवादी विचारधारा है या दृष्टिकोण है, इस पर सबसे ज्यादा संशय बना हुआ है कि क्या अब जो बाइडेन के आने के बाद ये दोबारा अमेरिका ने इसे ज्वाइन किया था, बट अब फिर से वो संशय उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इससे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ चीजों की बात करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्थापना 1992 के रियो सम्मेलन में हमने की और पहला सम्मेलन हमने 1995 के जर्मनी में किया। इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तनों पर सभी देशों के, इसमें मैं अभी आपको टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज बताऊंगा जो कि कंट्रीज क्या करती हैं, इसमें जुड़ करके अपना योगदान देती हैं बेटा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बातचीत होती है और इस बातचीत में यह तय किया जाता है कि आने वाले सालों में हम किस प्रकार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, किस प्रकार हम ग्रीन गैसेस के उत्सर्जन को कम कर पाएंगे, ग्रीन गैस के उत्सर्जन को हम कम कर पाएंगे। ठीक है, हम डिसाइड करते हैं, हम तय करते हैं कि हम किस प्रकार इन सारी चीजों पर अपनी चीजों को पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, कॉप 29 में भी हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि जो पेरिस समझौते की प्रगति का आकलन करेंगे कि जब हमने कॉप 15 में जो भी चीजें हमने वहां पर मांगी थी या बनाई थी वो अब कहां तक पहुंची, और जो हमारा टारगेट था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस चीज की वृद्धि को रोकें, उसको हम यहां पर ध्यान देंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं बेटा
मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जब हम पेरिस समझौते की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो वृद्धि देखते हैं वो 2 डिग्री तक लाने की कोशिश करते हैं या 2 डिग्री से नीचे रखने की कोशिश करते हैं, और इसे हम या तो फिर 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं। एक बात समझिएगा, यहां पर अगर हम टेम्परेचर को क्या करना चाहते हैं, टेम्परेचर को एक समान लाना चाहते हैं, तो यहां पर जो सबसे गड़बड़ी हो रही है वो जीवाश्म के ईंधन में अगर हम कमी नहीं करेंगे, जीवाश्म ईंधन में हम कमी नहीं करेंगे तो हम कभी भी नेट जीरो नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमारा जो टारगेट है वो 2050 तक नेट जीरो का है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते रहे तो ये टारगेट शायद ही कम पड़ पाए, या टारगेट शायद ही अचीव हो पाए, ठीक है। इसको कमी करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, हमें नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक। हमें नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और नवीकरणीय ऊर्जा को हमें अपने पास लाने के लिए या हमें उसको स्टेबल करने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। जो फंड हम कहां से लेंगे, इसी COP29 में बात करके इस फंड को और भी बढ़वाना है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज, एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना बढ़ा लें, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग अगर हम 3 गुना से बढ़ा लेते हैं और साथ ही साथ अगर हम इसकी ऊर्जा दक्षता को 2 गुना से बढ़ा लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम प्रति वर्ष 7 बिलियन टन क्या कर पाएंगे, 7 बिलियन टन जो कार्बन का उत्सर्जन है हम उसको कम कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो घूम फिर के बाद मुद्दा आता है वो पैसे का आता है, और पैसा आएगा कहां से, तो पैसा आता है कहां से भाई साहब, पैसा आता है विकसित देशों से। विकसित देशों की ये भौतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में अगर आप देखोगे तो चीन नंबर 1 पर है और अमेरिका नंबर 2 पर है। इसीलिए अमेरिका अपने आप को इन सभी मीटिंग से बाहर रखता है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि इस तरह की मीटिंग्स अमेरिका को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं और चाइना को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाती हैं, और अमेरिका कभी भी चाइना की उपलब्धि को या चाइना की वृद्धि को देख नहीं सकता। क्लियर है। जलवायु वित्त का क्या मामला है सर, जलवायु वित्त का विषय है कि विकसित देश विकासशील देशों की वित्तीय सहायता करें, जिनके पास जो धनी देश हैं, जो धनी राष्ट्र हैं, वो अभी जो देश विकासशील हैं, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, उनको पैसा दें, उनको क्या दें, पैसा दें, फंडिंग्स दें, जिससे हम किस पर काम कर सकें, हम नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर सकें, हम सौर ऊर्जा पर काम कर सकें, ठीक है, जिससे हम कार्बन इमिशन कम कर पाएं, जिससे हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी जो लायबिलिटीज हैं, जो हमारा उस पर निर्भरता है, उसको कम कर पाएं, हम कोयले के उपयोग को कम कर पाएं, ठीक है। तो हम इन चीजों को अगर कम करना चाहते हैं तो भाई साहब इसमें विकासशील देशों का सबसे बड़ा हाथ होगा, और अगर वो हमें फंडिंग्स नहीं देंगे तो शायद जो विकासशील देश हैं वो इन अचीवमेंट्स को पूरा करने में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद कारण, विकसित देशों का ऐतिहासिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर 1 पर आपका चाइना और नंबर 2 पर आपका अमेरिका, ये दोनों लोग मिलकर के भयंकर तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और अगर आप इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसके लिए फंडिंग्स प्रोवाइड करें। बट अमेरिका खुद को क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है। अमेरिका कहता है कि मैं क्या करूं, मैं अपना विकास थोड़ी रोक दूंगा, ठीक है। अच्छा, हमने लक्ष्य क्या रखा है, हमने लक्ष्य रखा है कि 2026 तक जलवायु वित्त $1 ट्रिलियन तक बढ़ाना। हमारा जो बेसिक
अभी जो इसमें, और ये भारत इसके पक्ष में है और भारत कह रहा है कि भाई आपको पैसा हमें देना होगा। अभी हम कितना देते हैं? अभी हम $100 बिलियन देते हैं, ठीक है। बट यहां पर कहा जा रहा है कि अब हमें $1 ट्रिलियन दीजिए तभी हमारा काम बन पाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, प्राथमिक कदम, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना, नेट जीरो तक पहुंचना। जो मैंने अभी आपको बताया, टारगेट हमारा कब तक का है? 2050 तक हमें नेट जीरो तक इसको करके पहुंचाना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि करने को प्राथमिकता देना, ठीक है, क्योंकि जब तक हम नवीकरणीय चीजों पर डिपेंडेंसी नहीं लाएंगे तब तक हम जीवाश्म ईंधनों में उपयोग कम नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम कार्बन जीरो तक पहुंचना चाहते हैं या नेट जीरो तक पहुंचना चाहते हैं। एक अध्ययन में बताया गया है कि अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना बढ़ा दें और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना बढ़ा दें तो हम प्रतिवर्ष 7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। कोयले को कम करने की आवश्यकता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहां कि हमारे जो मेन डिपेंडेंसी है वो कोयले पर है। भारत में तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले का योगदान 70% है। अब सोचिए कि अगर हम उस 70% को हटाना चाहते हैं तो हमें एक अच्छी खासी फंडिंग और एक अच्छी खासी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हमारी जो खुद की व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और समाधान इसका एक ही है कि भाई हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, हम बड़े से बड़े सोलर प्लांट लगाएं, हम और भी इस तरह की ऊर्जाओं का उपयोग करें और कोयले का उपयोग कम कर दें, ठीक है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास पैसा होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज हमारे सामने आता है वो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस का जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो योगदान है वो 25% है, और इसका जो सबसे प्रमुख साधन है वो भारत में कृषि और पशुपालन है। और आपको पता है कि भारत कृषि और पशुपालन के ही कारण इतना विकसित या इतना विकासशील हो पाता है। हमारे यहाँ गांधी जी ने पहले ही बोल रखा है कि हमारे यहाँ जो भी आता है वो गांवों से आता है, ठीक। हमारा जो मेन प्रोडक्शन हाउस है, जो मेन सेक्टर है, हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर है, वो क्या है? कृषि है, ठीक है। तो कृषि में भी हमें आधुनिकता लानी पड़ेगी, कृषि में भी हमें कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे। समाधान क्या है सर? कृषि पद्धतियों में बदलाव कर दिया जाए और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी हमें इसके लिए, ठीक। चलिए जी, अमेरिका का प्रभाव समझते हैं, क्योंकि अमेरिका इन सभी मुद्दों में काफी आगे आता है और अमेरिका इन सभी चीजों में, ठीक है, अमेरिका इन सभी चीजों में क्या करता है? अपने आप को पीछे खींचता है। तो यहां पर अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन पर संशयवादी रहा है हमेशा से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीतकर सरकार में आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद को क्या कर लेते हैं? अपने आप को इस जलवायु परिवर्तन के समझौते से बाहर कर लेते हैं और पेरिस समझौते से खुद को क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। चिंता का कारण क्या रहा है कि क्या अमेरिका अंतरराष्ट्रीय जलवायु ढांचे में बना रहेगा? क्योंकि जब जो बाइडेन की सरकार आती है तो जो बाइडेन दोबारा इसमें शामिल होते हैं, और फिर आपको पता है कि अभी हाल ही में किसकी सरकार आ गई है? हाल ही में फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है। तो अब ये संशय फिर से उठ गया है, ये खतरा फिर से उठ गया है कि क्या अमेरिका इस अंतरराष्ट्रीय जलवायु ढांचे में बना रहेगा या बाहर चला जाएगा। अगर हम इनके संभावित खतरों की बात करें तो घरेलू तेल और घरेलू उत्पाद बढ़ाना इसमें हमारा सबसे बड़ा खतरा निकल कर आता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत का दृष्टिकोण, और भारत के दृष्टिकोण पर बात करने के लिए हमें सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझना होगा। भारत का कहना है कि जो विकासशील देश हैं और कम विकसित देशों की क्षमता को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हमारा योगदान कौन करेगा? इसमें हमारा योगदान करेंगे विकसित देश जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जिसके लिए ये जिम्मेदार हैं। तो उन्हें फंडिंग्स देनी चाहिए, किसे? ऐसे विकासशील देशों को और कम विकसित देशों को जिनकी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। फोकस क्या रहेगा भारत का? भारत का फोकस रहेगा कि विकासशील देशों को वित्त जिम्मेदारी की जवाबदेही तय की जाए कि भाई आप लोग अगर पैसा नहीं देते हैं, कई बार क्या होता है कि जो मनी फ्लो होता है उसमें ये लोग कॉन्टिन्यूटी नहीं रखते, जो सहायता प्रदान करनी होती है उसमें कई बार कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, जिसके कारण जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी योजना आती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, धराशायी हो जाती है, या उसका उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता जितना हमने सोच रखा था। हमें सुनिश्चित क्या करना है कि विकासशील देशों में निरंतर वित्तीय सहायता हमें प्रदान होनी चाहिए
ताकि हम अपनी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, वो हम आराम से चला पाएं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो है, देखिए जरा। And we are also expecting Minister Bhupendra Yadav to not join this year's COP meeting. What we're going to be expecting is essentially India to follow very closely the negotiations of the NCQG, which is the new finance goal of $1 trillion. This is going to be critical for developing countries to transition away from fossil fuels. And for India in particular, this goal is very important because it finances the gap in our adaptation financing. So last year, 2023, we had the global goal on adaptation, which identified $366 billion as the gap in financing for adaptation. This adaptation finance is critical for India as the heat stress grows. When we have more heat trapping emissions in India, we're starting to look at human survivability testing temperatures of upwards of 50 degrees centigrade. We're looking at a loss of agricultural output. We're looking at impacts on health. So this तो यहां पर आपने देखा कि इन्होंने बताया कि हम कई सारी चीजों पर दृष्टिकोण रखे हुए हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज कृषि पर हम बात करेंगे, हम अपने स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे और इस तरह से कई मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम बोलेंगे कि अब हमें $1 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हो हमसे कि हम इस तरह के किसी भी समझौते को अपने देश में लागू करें या हम उस पर अपना काम करें। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर जरा समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए समाधान क्या होगा। तो यहां पर दो पहलू हमारे सामने आते हैं, एक शमन और दूसरा अनुकूलन। शमन क्या होता है? शमन के बारे में आप जरा समझिए। शमन के कारण यहां ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, शमन का। और जैसे इसमें हम क्या करें भाई, वनारोपण करें या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, जैसे हम अपने यहाँ का वनोच्छादन बढ़ाएं, हम वनों की कटाई को रोकें। ठीक है, और हम डायरेक्ट किसी चीज का इस्तेमाल करके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, जैसे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर लें, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, या हम वाटर से किसी तरह की ऊर्जाओं को बनाएं। ठीक है, और अनुकूलन का मतलब क्या होता है बेटा? अनुकूलन का मतलब होता है कि जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाव, जैसे कि हम सुरक्षा दीवारों का निर्माण करें। जैसे अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो आप समुद्र पर जब अपना घर, ये समुद्र के किनारे अपना घर बनाते हैं तो आपको अपने घर पर ऊंची ऊंची दीवारें बनानी चाहिए। ठीक है, या सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास करें, जो सूखे से खराब नहीं हो, ऐसी फसलों को हम लगाएं जो जिन पर सूखे का कोई असर नहीं पड़ता। ये इसके समाधान के रूप में आपके सामने आ जाएगा। अगर हम वैश्विक सामूहिक प्रयास की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का प्रमुख लक्ष्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है, वैश्विक ताप वृद्धि में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें इसे रखना है या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। तो इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आज के लिए रखते हैं इतना ही। मैं अंकित कुमार द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।